हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप फिल्म के पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि वीडियो डेफिनेटली स्पॉइलर से भरी हुई है। जिस वार्निंग को मैं अभी ही दे करके इस बात को क्लियर कर देता हूं कि आगे अपने रिस्क पर बढ़े। बाकी टाइटल से लेकर के थंबनेल में भी मैंने ये बात मेंशन कर रखी है। जिसके बाद आप सीधे टॉपिक पर बात करें कि हाँ, आज मैं इस वीडियो में इस फिल्म से रिलेटेड आपको काफी मेजर स्पॉइलर दूंगा और इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि असल मायने में इस फिल्म के इन दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन में अब एमसीयू की किस तरीके की फ्यूचर की डिटेल्स छुपी है, जो कि बाय द वे कई सारी थियरीज और सोर्सेज की तरफ से कंप्लीट कर बनाया जाएगा, जिन पर अभी के लिए तो फिलहाल आप बिलीव कर सकते हो। लेकिन खैर, अब सीधे मुद्दे पर बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो थंडरबोल्ट्स फिल्म में हमें जिस तरीके की उम्मीद उस फिल्म के एंड के क्रेडिट सीन में देखने मिली थी, उससे तो डेफिनेटली यही लग रहा था कि ये फिल्म अपना किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन उसी फिल्म से जा करके बनाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो इस फिल्म में उन किसी भी बातों का जिक्र ना करते हुए इस फिल्म ने एक हिसाब से आने वाली अगली फिल्म का हमें हिंट दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स डूम्सडे की, जो की क्लियरली ये बताती है कि मार्वल का ये डेस्परेट मूव इस बार पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के बस आने वाली फिल्मों का टीज ही देने का है, जिस आइडिया को पहले मार्वल बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता था। लेकिन खैर, यहाँ पर मुझे थंडरबोल्ट से रिलेटेड इस फिल्म की किसी ना किसी तरीके की कनेक्टिविटी चाहिए थी, जो कि पहले जब मुझे बताया गया तो एक्चुअल में बन रही थी। लेकिन फिल्म में कई सारे चेंजेस के चलते फिलहाल तो बस उस कनेक्शन वाले आइडियाज को हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे जाकर इन सभी चीजों का कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट लीक होने की वजह से अब कुछ और भी डिटेल्स निकल कर आई है, जिन बारे में मैं आगे बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अब इस टॉपिक को रोककर सीधे फिल्म के एंड क्रेडिट की बात की जाए, जी हाँ, जो कि मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, लेकिन मार्वल ने बस उस सीन को कॉमिक रिलीफ के लिए ही डाला है, जो कि एक्चुअल में 1967 के कार्टून फैंटास्टिक फोर का इंट्रो है। जी हाँ, उस पूरे इंट्रो को असल में इस फर्स्ट स्टेप फिल्म के अंत में यूज किया गया है, क्योंकि एक्यूरेसी उसी कार्टून शो को फिल्म में भी बीच बीच में दिखा करके आप कह सकते हो कि कनेक्टिविटी के नाम की दिखाई जा रही थी। लेकिन असल मायने में जो बातें इस फिल्म के दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के मैंने सुनी थी, वो इससे थोड़ी ज्यादा डिफरेंट थी। क्योंकि मुझे बताया गया था कि इस फिल्म के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मिड क्रेडिट सीन की सिचुएशन के बाद क्रिस इवान के कैरेक्टर की एंट्री करवाई गई थी, जो कि वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ आता है, जो टीम एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर की थी, यानी वही फिल्म की पुरानी कास्ट, जिनमें से उस फिल्म के ओजी रीड को फिल्म के प्रीमियर पर भी बुलाया गया। और हाँ, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर की 94 में आई हुई टीवी फिल्म के एक्टर्स को भी, जो कि एक्चुअल में हमें इस फिल्म में दूर कहीं ऑडियंस के बीच खड़े हुए बस रेफरेंस के तौर पर ही नजर आते हैं। लेकिन अब जबकि वो सीन फिल्म में है नहीं, तो उन पर बात कर भी कोई मतलब बनने वाला नहीं है, जिसकी अगर डिटेल्स मुझे काफी अच्छी तरीके से बाद में प्रोवाइड की गई, तो उन सारी डिटेल्स को भी मैं इस फिल्म के डिलीटेड सीन्स की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि उसे छोड़ इस इंट्रो वाले एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन से हटकर मिड वाले सेक्शन की बात करें, तो उससे पहले फैंटास्टिक फोर फिल्म खत्म होती है और वहाँ पर हमें फैंटास्टिक फोर रिटर्न इन डूम्सडे का भी हिंट दिया जाता है, जिसके बाद जाकर के हम बैक्स्टर बिल्डिंग में सू को उसके बेटे के साथ देखते हैं, जो उसे वहाँ बच्चों की कहानी सुना रही है। लेकिन इस टाइमलाइन में अब सीधे 4 साल का जंप लगाया गया है, जो कि डेफिनेटली फ्रैंकलिन की एज पर भी असर डालेगी, क्योंकि डेफिनेटली तभी जाकर ये कैरेक्टर सामने वालों की बातों को सोचेगा और समझेगा, जिसके बाद जाकर के उसका फैसला फिल्म में जिस तरीके से उसके पेरेंट्स के थ्रू बताया गया कि जो भी हो वो देख लेंगे, तो अब वही सिचुएशन फिलहाल तो फ्रैंकलिन के कैरेक्टर के साथ फ्यूचर में होगी, क्योंकि अब वो बातों को प्रॉपर तरीके से बोल भी सकता है। जिस कहानी को सुनाने के बाद सू दूसरी कहानी की बुक ढूंढती है, जिस बारे में वो हाबी से भी पूछती है, जो वहाँ पर उसे अपनी फेवरेट बुक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिकमेंड करती है, जिसे सू मना कर सीधे अपने कमरे की तरफ उस दूसरी बुक को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो ये महसूस कर पाती है कि इस घर में और भी दूसरा कोई है। और फिर क्या, वो सीधे डिफेंस मोड में आते हुए अपने हाथों की इनविजिबल पावर को एक्टिव करती है, ये चेक करते हुए कि उसका बेटा फ्रैंकलिन ठीक भी है या नहीं। जिसके बाद उसे अपने बेटे के पास हुडेड फिगर में, या फिर कहूँ ग्रीन हुडेड फिगर में, एक पर्सन नजर आता है, जिसके हाथ में सू के साथ साथ हम भी ये नोटिस करते हैं कि डॉक्टर डूम का मास्क है, यानी वो शख्स डेफिनेटली डॉक्टर डूम है, जो वहाँ पर मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन के ट्रस्ट को पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि फ्रैंकलिन उस अननोन शख्स की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को छू रहा है, जो चीजें विक्टर वॉन डूम कॉमिक बुक में भी काफी ज्यादा रेयरली ही करता है। बाकी ये भी हो सकता है कि इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक की तरह फेस पर स्कार दिया गया हो, जिसे फ्रैंकलिन हाथ लगा
लगा करके ठीक कर दे, ठीक इस फिल्म के अंत में हुई वेनिसा की मौत की तरह, जिसके मर जाने के बाद फ्रैंकलिन ही उसे जिंदा करता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, खास करके ये कि उस शख्स ने बैक्स्टर की इस बिल्डिंग में एंटर कैसे किया, क्योंकि बीच बीच में फिल्म में भी जब लोग इन सुपर हीरोज के अगेंस्ट हो जाते हैं तो नीचे अच्छी खासी पुलिस की बंदोबस्त की गई सिक्योरिटी उन्हें प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी लोग अंदर ऐसे ही ना आ जाए। यानी फिल्म के हैवी प्लॉट डिटेल में जो टेलीपोर्टेशन को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था, यहाँ पर भी मुझे लगता है उसी फॉर्मूले को उस शख्स या फिर कहूँ डॉक्टर डूम ने यूज किया है, जिसकी एनर्जी को शायद डॉक्टर डूम ने भी गैलेक्टिस की तरह महसूस किया, या फिर हो सकता है कि वो एनर्जी वेनिसा के मरकर जिंदा होने के बाद डॉक्टर डूम के पास पहुंची हो, और फिर क्या उसे शायद से किसी तरीके की उम्मीद मिली होगी अपने इस मिशन को फ्रैंकलिन के जरिए पूरे करवाने की। लेकिन फ्रैंकलिन के पास जाकर के ट्रस्ट को जीतना फिलहाल तो उतना आसान नहीं लगता, क्योंकि कोई भी अननोन शख्स अगर बच्चे के पास जाएगा तो वो चीखेगा, लेकिन यहाँ पर हम वैसी कोई भी सिचुएशन देख ही नहीं पाते। इट मीन्स कि हो सकता है कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को पहचानता हो, और कहीं ना कहीं शायद वेनिसा भी, जिसका रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि कॉमिक बुक में इन कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग ओरिजिन के माध्यम से किस तरीके से शुरू की गई थी। लेकिन फिलहाल तो फिल्म में टेड गिलबर्ग नाम के उस टीवी एंकर की तरफ से किसी भी तरीके की डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई थी, जिसने फिल्म की शुरुआत फैंटास्टिक फोर और उसकी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवा करके दिया था कि कैसे रीडर्स की पूरी टीम स्पेस से आने के बाद खुद ही से जूझ रही थी, जिसके बाद उनकी फैमिली की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो सभी लोगों के सामने इस यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स बाय द वे मैं फिल्म देखने के बाद अब ऑफिशियली कंफर्म कर सकता हूँ कि 828 का है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर एमसीयू की तरफ से मल्टीवर्स के इस दौर में दूसरे यूनिवर्स को कोड करते हुए अभी के लिए तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है कि असल में ये फिल्म किस किस अर्थ को डूम्सडे से लेकर के सीक्रेट वॉर में अपनी जगह बना कर देगी, क्योंकि मार्वल के यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन के अर्थ को कॉमिक बुक की तरह 616 का टैग दिया गया है। तो वहीं रिसेंटली दी मार्वल्स फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जिस टाइमलाइन में मोनिका रेम्बो के कैरेक्टर को फंसता हुआ देखा था, वो एक्समैन का यूनिवर्स है, जो कि अर्थ 1005 के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम भी छुप कर रहता है। और बाय द वे इसी अर्थ को सेंटर बनाते हुए फिलहाल तो डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म को भी खत्म किया गया था। बाकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में इल्यूमिनाटी के अर्थ को लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो कि वो कौन सा अर्थ है, वेल तो उस नंबर को 838 बोल करके कोट किया गया है। लेकिन खैर उससे हटकर अब अगर कॉन्सेप्ट आर्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देख करके अब वो कहते हैं ना कि अंदर का डाउट और काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकलिन की एग्जैक्ट 4 साल की एज मैं क्या आप भी नोटिस कर सकते हो, जिस बारे में आगे और थोड़ी बात की जाएगी, क्योंकि अब इससे रिलेटेड कुछ और थियरीज की बात की जाए तो वो लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी है, जिसमें कहा तो यही जा रहा है कि डॉक्टर डूम का मिशन सारे ही यूनिवर्स से एंकर बीन को डिस्ट्रॉय करने का है, ताकि वो कहते हैं ना कि उनके अर्थ का इंकर्जन जल्दी हो। और डूम्सडे की लीक आर्ट में हमने जो एक्स मेंशन की बैटल देखी थी, वहाँ पर अभी के लिए तो रूमर के तौर पर यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम ने असल मायने में सेंट्री को छोड़ा है, ताकि वो वहाँ पर प्रोफेसर एक्स को मारकर इंकर्जन के प्रोसेस को शुरू कर दे, जिस मिशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ क्लियर ने ली थी। लेकिन उस चैप्टर को फिलहाल तो होल्ड पर डाला गया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट आर्ट के चलते, जो कि अगर रियल है तो हमें यही पता चलता है कि उन्होंने अपनी साइड डॉक्टर डूम के राइट हैंड बनकर ले ली है। क्यों? फिलहाल तो उसका जवाब हमें एक्चुअल में फिल्म देखकर ही मिलेगा, क्योंकि कॉमिक बुक में बैटल वर्ल्ड की कॉमिक बुक में ये सिचुएशन थोड़ी अलग सी होती है, जहाँ डॉक्टर डूम बस इस प्रोसेस में एक सही वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में सेंट्री वाली सिचुएशन अब अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो कि अगेन कहूंगा कि रूमर के तौर पर ही अभी के लिए बताई जा रही है कि उसे कैदी बना करके रखने की है, बट आई डोंट नो कि ये सेंट्री है या फिर ह्यूमन टॉर्च। लेकिन देखा जाए तो उसके इस तरीके के कदम से डूम के बनाए गए वर्ल्ड का बैलेंस भी बनता है, जहाँ दूसरी तरफ गार्डियंस और उसकी पूरी टीम, जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट आर्ट में दिख रही होगी, एक अलग मिशन पर कुछ और ही कारनामे कर रहे हैं, जो कि अगेन कहूंगा कि रूमर के अकॉर्डिंग मोनिका रैम्बो को ढूंढने की है। यानी इंकर्जन के चलते रियलिटी पूरी तरीके से बदल जाएगी, जो कि एक और कैरेक्टर के बिना पॉसिबल नहीं। और हाँ, अगर आपके दिमाग में यहाँ पर नाम स्कारलेट विच यानी कि वांडा का आ रहा है, तो वो बिल्कुल सही है, जिसे रेज़रक यानी कि जिंदा कर डूम अपने इस मिशन को अंजाम देना चाहता है, जहाँ उसे डेफिनेटली फ्रैंकलिन की मदद लगेगी। लेकिन उसके बाद वांडा को भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसने एक हिसाब से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में अपने क्रेजी पावर लेवल को काफी ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर यूज कर ये बता दिया कि वो पूरे यूनिवर्स में या फिर कहूँ मल्टीवर्स की सिचुएशन की यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए उस कैरेक्टर का रिटर्न आना ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन ये भी है कि डॉक्टर डूम ये सब कुछ करेगा क्यों, जिसमें अगर देखा जाए तो फिर से थियरी के अकॉर्डिंग उसका वर्ल्ड शायद से इनकर्जन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जाकर के उसके दिमाग में आइडिया उन सभी वर्ल्ड
से हो सकता है कि रीड की टेक्नोलॉजी जो कि पोर्टल की वो खुद के वर्ल्ड को शिफ्ट करने के लिए करता है, तो यहाँ पर भी एक नए वर्ल्ड को बनाने में जो कि बैटल वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा उसी में यूज करे, जहाँ सभी चैंपियंस को जमा कर डूम उन सब पर राज करता है। लेकिन इन सबसे पहले उसे लोकी को भी निपटाना होगा, जिसके लिए अगेन डॉक्टर डूम को भी अच्छी टीम चाहिए, जो कि शायद हो सकता है कि डूम की बॉट आर्मी भी हो, और हाँ, उन्हें कंट्रोल करने वाले जनरल्स भी। जिसके अलावा अगर अर्थ 616 की बात करें तो वहाँ पर थंडरबोल्ट्स यानी कि जो अवेंजर्स बन चुकी है उनकी टीम रहेगी, जो इन सारी ही सिचुएशन से डील करेगी। तो दूसरी तरफ स्पाइडरमैन की भी सिचुएशन इसी अर्थ और प्लॉट के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन थियरीज और मार्वल के स्टेप पर स्टोरी को कितना इम्प्रोवाइज किया जाता है, क्योंकि शूट के डे बाय डे में मार्वल अक्सर करके फिल्मों की स्टोरी लिखता है, जो कि अब भी वो डूम्सडे के केस में यूज कर रहा है। लेकिन अभी के लिए तो इस फिल्म के एंड और मिड क्रेडिट सीन को लेकर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनेगा मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.